फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं आज का न्यू टॉपिक। आज हम लोग करेंगे बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट से CDP से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एकदम बिल्कुल सीटेट के एग्ज़ाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें से आप लोग के सेम क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इस हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो श्योर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्न में से किसका चयन करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग समालोचनात्मक चिंतन को समझिए। समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है, तो इसको इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। इंग्लिश में इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और देखिए, हिंदी में इसका बहुत सारे नाम है, समालोचनात्मक, रचनात्मक। तो समालोचनात्मक चिंतन वो होता है, रचनात्मक चिंतन जैसे बच्चा जो कोई काम करके अपने से करके उसको सीखता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका देखिए पूछा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। पहला ऑप्शन है खुले अंत वाले वे प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल हो। दूसरा है वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो। तीसरा है एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न। चौथा है वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्याशरण शामिल हो। मतलब देखिए, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, खुले अंत वाले वे प्रश्न जिसके अपसारी चिंतन होता है। और सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, खुले अंत वाले और बंद अंत वाले यानी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड प्रश्न क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जब एक प्रश्न के कई सारे उत्तर होते हैं तो वो खुले अंक वाले प्रश्न होते हैं, और जब एक प्रश्न के केवल एक ही उत्तर होता है तो उसे क्लोज एंडेड कहते हैं। जैसे कि बंद अंत वाले प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो आपका नाम अगर प्रिंस है तो आप प्रिंस ही ना बताएंगे, उसमें चार नाम नहीं ना बताएंगे, आपका जो नाम है वही ना बताएंगे, तो उसको कहते हैं क्लोज, बंद अंत वाले प्रश्न। और अगर पूछते हैं प्रिंस तुम अपने बारे में चारों तरफ की जानकारियाँ दो, जैसे कि अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, तो ये सब है खुले अंक वाले प्रश्न। मतलब एक प्रश्न के कई सारे उत्तर हो तो उसे खुले अंक वाले कहते हैं, और एक प्रश्न का अगर एक ही उत्तर हो तो उसे बंद अंत वाले कहते हैं। इसे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड प्रश्न कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समालोचनात्मक चिंतन समझ में आया होगा। तो जब समालोचनात्मक चिंतन बच्चे खुल के किसी काम को करेंगे, कुछ खुद करके किसी को करेंगे, तो उसमें पूछेंगे, आप उसको पूछेंगे कैसे तुमने क्या किया, तो ये खुले अंक वाले प्रश्न जिसमें अब सारे चिंतन शामिल हो, टीचर अध्यापक उसमें ये इसका चयन कर रहा है, तो पहले का पहला सही होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन से 1 नंबर तो आपका आना ही आना है सेटेट के एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत ये सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। अब बाल विकास के क्षेत्र में कौन सा ऐसा कारण है जो बाल विकास को प्रभावित करता है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बाल विकास जान लीजिए, अनुवांशिकता, हेरिडिटी। बाल विकास को सबसे इम्पोर्टेंट है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। ये बाल विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि बच्चा छोटा जब रहता है तो उसमें देखता है, जब पैदा होता है तो लोग कहते हैं इसकी आँखें इसके पिता की तरह है, इसकी नाक इसकी माँ की तरह है, इसके बाल इसकी माँ की तरह है। तो वो माता पिता से जो जीन बच्चों में जाता है उसे कहते हैं अनुवांशिकता, हेरिडिटी। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत को सुझावित करते हुए विकास को प्रभावित होता है। मतलब बच्चे का विकास किस किस कारणों से प्रभावित होता है, देख लेते हैं। पहला है अनुवांशिकता, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुवांशिकता। आप लोग के सीटेट के एग्जाम में अनुवांशिकता 1 नंबर तो आएगा ही आएगा। फिर है शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा से भी बच्चे प्रभावित होते हैं। वही देख लीजिए, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और जो बच्चे नहीं बेचारे पढ़ पा रहे हैं, उन दोनों के रहन सहन, दोनों का बात व्यवहार से तुरंत आप लोग को अंतर पड़ जाएगा। तो अनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है, शिक्षा से भी प्रभावित होता है, सांस्कृतिक, बिल्कुल संस्कृति से भी बाल का विकास प्रभावित होता है, सामाजिक नीतियों से, बिल्कुल बच्चा समाज में ही रह के सीखता है। जिस तरह का उसे वातावरण, जिस तरह का उसे सामाजिक कंटेक्ट मिलेगा, उसी तरह से बच्चा सीखेगा। तो ये चारों बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा फुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? देखिए नहीं है। आप लोग नहीं को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं करके ही आता है। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कह रहा है। ये बच्चों के संदर्भ में जितना पॉजिटिव सोचा जाए इसके अंदर सारा वो समाहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मेरे चैनल पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है इसके कंटेंट का। आप लोग अगर यहाँ से कोई दिक्कत होता है तो आप लोग पूरे वीडियो जाके देख सकते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ से सीटेट के एग्जाम में आने वाले जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं सारा उस पर पड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य है? अनुभवात्मक अधिगम मतलब बच्चा खुद अनुभव के द्वारा सीखता है। उसमें क्या संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, नहीं पूछा है, यानी निगेटिव हमको ढूंढना। निगेटिव तो दिया है, छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता। नहीं, शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय नहीं बनाता, छात्रों की अपेक्षा छात्रों को अधिक सक्रिय बनाता है, ना कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को अधिक सक्रिय बनाता है, छात्रों को अधिक सक्रिय बनाता है। तो ये निगेटिव पूछा, निगेटिव का हमारा निगेटिव मिल गया, एक तो मिल गया। फिर दूसरा देखते हैं, पिछले अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने में हस्ताक्षर से जोड़ने की में मदद करती है। बिल्कुल करती है। एनईपी 2020 बच्चों के स्वभाव में बच्चों को जितना मतलब हस्तांतरण करके उनके अनुभवों को ज्ञान को जोड़ना एनईपी 2020 कहता है। फिर तीसरा है, पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देना पर आधारित करने पर जोर देता। नहीं, पूरी तरह पारंपरिक किताबों पर जोर नहीं देता। वो कहता है किताब लो, लेकिन उस किताब से रचनात्मक कुछ क्रिटिकल उस थिंकिंग के उसका विकास करो, ना कि किताबी भाषा पे ही चलो, ग्रामर की भाषा पे चलो। नहीं, तो ये दूसरा भी गलत है। तो ये निगेटिव का भाई निगेटिव है। फिर चौथा देख लेते हैं, अनुभव और प्रयोग के माध्यम से छात्रों में वास्तविक और वैज्ञानिक समझ को विकसित करने पर जोर। बिल्कुल सही है। अनुभव और प्रयोग के माध्यम से बच्चा कोई चीज़ अनुभव करके वो खुद करके देख रहा है और वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है, तो ये पॉजिटिव है। नहीं, कहता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये सही है और ये दूसरा सही है, और पहला और तीसरा गलत है। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? दूसरे में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का भाई हमें निगेटिव को ढूंढना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। जहाँ देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन को छोड़िए, पहले देखिए वाइगोस्की। जहाँ देखिए वाइगोस्की ने क्या सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। जहाँ वाइगोस्की देख लीजिए, वहाँ सामाजिक सांस्कृतिक। आँख मूंद के लगाइए और आप लोग का क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वाइगोस्की देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। मतलब किससे? स्कीमा संप्रत्यय से नहीं, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित करके। बिल्कुल सही है। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं को अनुहित करके। जैसे सामाजिक स्तर, समाज में रहकर सहभाग किसी कार्य को करके अनुग्रहित प्रक्रियाओं के माध्यम से खुद ग्रहण करके, समाज में रह के किसी कार्य को करते हुए खुद ग्रहण करके उनको प्रक्रियाओं के माध्यम से बताना, वो लेव वाइगोस्की ने कहा है। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होगा। जहाँ वाइगोस्की देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लगाइए, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर है पांचवा, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता पर जान लीजिए क्या होता है। ब्रेन प्लास्टिक, मतलब कि जैसे प्लास्टिक होता है ना, तो उसको दाबेंगे तो दब जाएगा, फिर उसको ढीला करेंगे, फुलाएंगे तो फूल जाएगा। उसी तरह मतलब ये होता है बाल विकास। मतलब बच्चे जितना सीखते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनको ज्ञान और मिलता जाता है, वो अपने नए पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते जाते हैं और अनुभव प्रतात्मक होते जाते हैं। जैसे कि आप लोग हैं, मान लीजिए अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी सीटेट की तैयारी, फिर अगर आप लोग को सीटेट पास करना है तो आप लोग सोचेंगे सीटेट का A to Z हम देख लें, कैसे कैसे क्या क्या है, कैसे सिलेबस है, कैसा इसका कंटेंट आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्या हम पढ़े कि सीटेट के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लें। तो इस तरह का मतलब बच्चे पूछा है इसमें बाल विकास मतलब बाल मस्तिष्क नमनीयता, मतलब बच्चे का
चारों ओर से विकास हो जाता है। और जैसे ही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो और ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करते जाता है और उसको पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते जाता है। तो देखिए बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्या का सुझाता है। देखिए क्या सुझाता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञान विकास के क्षेत्र के लिए संवेदनशील होता है। बिल्कुल होता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील होता है। बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही होगा। फिर है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता नहीं। आप लोग खुद देख लीजिए, जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं, तो क्या जरूरी नहीं है कि हम 4 लाइन बता रहे हैं तो सबको चारों लाइन समझ में, किसी को एक समझ में, किसी को 2 समझ में आएगा, किसी को कम समझ में आएगा, किसी को ज़्यादा समझ में आएगा। तो विकास सभी बालकों में एक समान दर से नहीं होता है। फिर है केवल अनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है। देखिए जहाँ दिख गया केवल उसको तो देख के गलत कर दिए। निगेटिव एंडिंग हम टैग वर्ड आप लोग को बताए हुए हैं, निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, केवल जहाँ दिख जाए। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल। फिर है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। एक क्षेत्र विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला सही होगा, 5वें का पहला। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए विकास केवल अनुवांशिकता का ही परिणाम होता है। देखिए यहाँ पे केवल दे दिया है, तो केवल जहाँ देख लियो तो गलत हो जाएगा, तो पहला गलत है। विकास का क्रम विशिष्ट से समान की ओर होता है, नहीं। विशिष्ट से समान की ओर नहीं होता, समान से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से समान की होता है। पहले बच्चा, देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो सोता है, फिर बैठता है, फिर चलता है। ना कि कोई बच्चा चलता है फिर सोता है फिर बैठता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर तीसरा है, विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, नहीं। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये पूछता है विकास किधर से होता है, तो केंद्र से बाहर की होता है। जैसे कि पहले हम जो बीच का जैसे कमर का हिस्सा है, तो ये केंद्र से सेंटर कमर का हिस्सा को माना जाता है, तो केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे कि पहले कमर, फिर हाथ पैर इस तरह का ऊपर से ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। तो विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ना कि बाहर से केंद्र की ओर। फिर है विकास सिर से पैर की ओर होता है, बिल्कुल सही है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। जैसे पहले बच्चा जब गर्भ में रहता है तो पहले उसका सिर का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ, कमर, पेट, पीठ, पैर इस तरह से बना, तो विकास सिर से पैर। ये तो यानी 6वें का चौथा सही होगा, 6ठे का चौथा सही है, सॉरी 6ठे का चौथा। फिर अगला क्वेश्चन है 7वां, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, ये सभी किससे स्पष्ट संकेत हैं। तो आप लोग जान लीजिए, जहाँ पढ़ने से संबंधित कोई आ जाए तो वो क्या है, अधिगम क्षमता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा कि ये कौन सा अधिगम क्षमता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसमोर्फिया, मतलब कौन सी ऐसी अधिगम क्षमता है जब बच्चा शब्दों को इधर उधर कर दे रहा है। चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो 7वें का पहला सही होगा। फिर इन तीनों पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। स्वलीनता, ओटिज्म। स्वलीनता क्या होता है, जो बच्चा किसी से बाहर बातचीत नहीं कर पाता, अपने में ही घुला मिला रहता है, ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी बातों को कह नहीं पाता। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है तो अपने से ही मतलब रखता है, अपने में ही घुला रहता है। क्लास में 4 बच्चे हैं तो देखेंगे 3 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा अपने में ही मस्त है, वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, ना किसी से ज़्यादा घुल मिल पाता है, तो उसको कहते हैं स्वलीनता। ये भी एग्जाम में पूछता है, स्वलीनता को दे देगा, उसका 4 एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा किस तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है, तो स्वलीनता का लक्षण होता है। श्रवण बाधिता, श्रवण बाधिता जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत है, उसे श्रवण बाधिका कहते हैं। चौथा फिर ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार, ADHD बहुत इंपॉर्टेंट है। ADHD की विशेषता आप लोग को दे देता है, पूछता है किसकी विशेषता है, तो ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विशेषता। देखिए आप ही लोग में से देख लीजिएगा कि कोई बच्चा होगा बहुत ही अच्छे से बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा अति सक्रिय होता है, किसी कार्य को अति सक्रियता, देखिए किसी कार्य को करने में बहुत एक्टिव होगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा है आप लोग के घर में,
बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अगर ऐसे बच्चे होंगे तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे घर में ऐसा बच्चा है। क्योंकि देखिए, मेरे दीदी का एक लड़का है, उसको कोई भी काम दे दिया जाए तो बहुत फास्ट करता है। जैसे उसको रिमोट दे दिया जाए तो एक चैनल पे एक्टिव नहीं रहेगा टीवी के, वो हर चैनल इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करता रहता है। और देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लिखने के लिए दे दिया जाए तो इधर से जल्दी जल्दी लिख के कहीं इधर तोड़ देंगे, कहीं इधर फाड़ देंगे। कहीं दौड़ने के लिए कर दे दे तो दौड़ते दौड़ते बड़ाक से गिर जाएंगे। किसी चीज़ को करने के लिए तो जल्दी जल्दी सुपर फास्ट करेंगे, उनको कूदने के लिए कर दे तो कहीं इधर कूदेंगे, कहीं उधर कूदेंगे। मतलब वो खुद हाइपर एक्टिव रहते हैं, ADHD, वो अति सक्रिय होते हैं। किसी कार्य को करने में बहुत फास्ट कर देते हैं। जैसे उनको कोई बात करने को कर दे तो जाएंगे जल्दी जल्दी करके अपना चले आएंगे। मतलब वो बहुत एक्टिव होते हैं। ऐसे बहुत सारे सबके घर में आई थिंक बच्चे ऐसे होंगे कि जो टीवी को रिमोट को पता मोबाइल पे दे दिया जाए कुछ पढ़ने लिखने के लिए तो जल्दी जल्दी सब कुछ सर्च करने लगते हैं। वो खोजने लगते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इसे कहते हैं ADHD। वो अति सक्रियता से ग्रसित है, उसको उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो उसको गॉड नेचर ऐसा है कि जो हाइपर एक्टिव है वो। फिर अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के सीटेट के एग्जाम के लिए एक नंबर आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो ये पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? मतलब नैतिक तर्क का जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया वो उसका मूल्यांकन करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया है? तो देखिए कि परिकल्पित स्थिति का, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला या रिपोर्ट कार्ड। नहीं दोस्तों, वो परिकल्पित स्थितियों का प्रयोग किया है। परिकल्पित मतलब वो अपने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास के तरकड़ा को दिया है। जैसे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है, हम अपने चैनल पे लॉरेंस कोहलबर्ग की फुल वीडियो डाले हैं। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है, हिंज की कहानी। जैसे कि आइए हम आप लोग को एक बार वो कहानी रिपीट ही कर देते हैं। इसका 8वें का आंसर पहला सही होगा, परिकल्पित स्थितियाँ। और इस कहानी को हम रिपीट कर दे रहे हैं। एक हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ बहुत बीमार होती है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारी वाइफ नहीं बचेगी, वो एकदम लास्ट स्टेज पे चल रही है। हिंद बेचारा सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर कहता है एक उपाय है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो इस बीमारी से ठीक होने का एक दवा बनाया है पूरी दुनिया में, उसके अलावा कोई ये दवा नहीं बनाया है। तो हिंद खुश हो जाता है। हिंद उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है मेरी बेबी बहुत बीमार है, वो मरने वाली है और मुझे ये दवा दे दो तुम। तो वो कहता है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की इस दवा में पूंजी लगा के बनाया हूँ, मैं तुमको ऐसे ये दवा नहीं दे सकता हूँ, तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो हिंज बहुत दुखी हो जाता है, वो चला जाता है। तो वो जाके फिर सोचता है कि अगर मैं दवा चुरा लूँ तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, अगर नहीं मैं चुराऊँगा तो मेरी बीवी मर जाएगी। लाओ मैं दवा को चुरा लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो हिंज ने जाकर उस व्यक्ति से दवा चुरा लिया। अब दवा चुरा लिया और अपनी बीवी को पिला दिया, वो तो ठीक हो गई। लेकिन अगर हम आप लोग से क्वेश्चन करें कि अगर हिंज ने सही किया या गलत किया, तो आप लोग कहेंगे कि हिंज ने सही किया। तो हिंज ने सही किया, सही बात है, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी जो अपने पूरी जीवन की कमाई लगा कर दवा को बनाया था? उसमें उसकी क्या गलती थी? तो दवा चुरा के ले आके हिंज ने अपनी बीवी को ठीक कर लिया, लेकिन वो तो बेचारा ज़िंदगी भर की पूंजी उसकी बर्बाद हो गई। तो ये है नैतिक तर्कता और नैतिक दुविधा। मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग की इन्होंने जाके देखिएगा आप लोग, 3 नैतिक स्थिति दिया है, 3 में 2-2 स्थिति बताई है, कुल 6 है। लेकिन अगर पूछे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो 3 बताई हैं और हर प्रत्येक में 2-2 है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें। और सीटेट मात्र गिन चुन के 4 से 5 दिन बचा है, आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और किसी के बहकावे में मत जाइए। पेपर देते समय कोई गलत चीज़ अपने दिमाग में मत लाइए, केवल आपका दिल जिस पे कहे वो उसी आंसर को सही कर दीजिए, बाकी बाद में आप लोग देख लीजिएगा। और जितना हो सके उससे प्रैक्टिस कीजिए, कंटेंट के पीछे मत भागिएगा। थैंक यू।